कभी भी किसी को खुश करने के लिए काम नहीं किया। आप बात करते हैं, आप 500 करोड़ पेड़ लगाने की बात करते हैं। 1 करोड़ टीकाकरण किया। इसलिए जब आप जिस क्षेत्र में निकल गए, अब युद्ध भूमि है हमारे लिए पर्यावरण। हिमाचल में बहुत वाटर बॉडीज समाप्त हो गए जो नेचुरल थे, जो पहाड़ के थ्रू आते थे। तो पहले आदमी कभी सोचा ही नहीं था कि पानी को भी मुझे खरीद के पीना, क्योंकि भारत की सरकार और भारत की जनता, ये दोनों ऐसे लोग हैं कि जब तक किसी चीज को बर्बाद नहीं कर दे, जो दिल्ली में बैठकर एक कमरे में जब जिनकी प्लेसमेंट 1 करोड़ की हो सकती है, तो जो किसान 100 बीघा 150 बीघा और जो जीवन पे काम कर रहा है, उसकी सैलरी क्यों नहीं करोड़ों में हो सकती। मैं एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और भारत में जो पर्यावरण की दृष्टि से जो समस्याएं, कृषि की दृष्टि से जो समस्याएं, सारी समस्याओं पे मैं काम कर रहा हूँ कि मैं दुनिया में आया हूँ, दुनिया का शुक्रगुजार हूँ। मैं बाजार में बिकने वाला नहीं हूँ, बाजार का दावेदार हूँ। सो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष और स्वागत है आपका पॉडकास्टर आशुतोष के इस नए एपिसोड में। कहते हैं कि हम सभी ने प्रकृति को बहुत नज़दीक से देखा है और प्रकृति में ही हम खेलने कूद के बड़े हुए हैं और प्रकृति ने तो हम सबको अपना लिया, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रकृति को नहीं अपना पाए। हमने उसको अपना नहीं समझा और कहीं ना कहीं उसकी हानि में, उसको क्षति पहुंचाने में कोई कमी भी नहीं छोड़ी। तो आज के इन्वायरमेंट डे के एपिसोड के बाद जब आप ये एपिसोड देख रहे हैं, तो इसमें मैं कुछ और ख़ास चीज़ों पर बात करने के लिए आज के हमारे गेस्ट का स्वागत करता हूं। कवि निशांत भारद्वाज जी आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सेट पर, और मैं एक बार चाहूँगा आप सभी एक बार ज़ोरदार तरीके से इनका स्वागत करें। स्वागत है निशांत जी। तो निशांत जी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, कैसे उनकी यात्रा रही, क्योंकि इन्होंने भारत से कई सीमा से दूर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करी, और किस तरीके से इनका लगाव जल संरक्षण की ओर बढ़ा और कैसे धरती फाउंडेशन की शुरुआत हुई। ये सारी कुछ चीजें इस बेहद बेहतरीन चर्चा के थ्रू हम जानेंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका, कवि जी, निशांत जी। और एक बार कृपया अपने बारे में बताएं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, गांव से लेकर कॉलेज और कॉलेज से धरती फाउंडेशन तक की यात्रा। नमस्कार आपको। और जीवन एक यात्रा है, और मैं सबसे जो महत्वपूर्ण जो पहलू है वो है कि अगर आपकी पढ़ाई या जीवन, बचपन अगर गांव में गुजरता है तो आप देश की बात करते हैं। आप अगर गांव के बीच अपनी भाषा, अपनी परिभाषा को परिभाषित करते हैं, और मैं हमेशा इस बात को भी कहता हूं कि मेरा बचपन वो स्कूल, वो कच्ची सड़कें, उड़ती धूल, लहकते बाग, महकते फूलों, मेरे खेत मेरा खलिहान, मैं सबको ढूंढ रहा हूं। तो आप एक ऐसे परिवेश में रहते हैं जहां संभव आपको ये है कि कहीं न कहीं कोशिश होती है कि हम देश को क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, मतलब? और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बीच रहते हैं। आप बिहार के एक छोटे से गांव से आते हैं जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अमावा, और बहुत सिंपल गांव है। वहाँ पे उस तरह की चीज़ें नहीं होती है जहाँ आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लिए सोच सकते हैं कि आप अलग-अलग तरीके से अपनी बहुत सारे लाइफ में, रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल हैं। रिसोर्सफुल नहीं हुँ, होता है। हुँ, हुँ, तो जब वहाँ से हमारी पढ़ाई, बेसिक एजुकेशन सरकारी स्कूल से होता है, हुँ, और उसके बाद आप पटना आते हैं, तैयारी करते हैं। फिर हमारी पढ़ाई देश के विभिन्न हिस्से में, विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच हमारा नाता रहता है। हुँ, वो चाहे गुजरात में हो, या महाराष्ट्र में पुणे हो, या फिर झारखंड में हो, या फिर आप पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में हो। हुँ, तो इस पहल की शुरुआत तो बेसिकली जब मैं गुजरात में जर्मन स्टडीज़ की पढ़ाई कर रहा था, उसी समय मैं जंबूसर और जामबड़ी, गुजरात के मछुआरों के साथ, फिशरमैन के साथ काम स्टार्ट कर दिया हुँ, था। हुँ, हुँ, और उस समय मुझे ये नहीं पता है कि काम करने के लिए एक सिविल सोसाइटी होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। बस इविल्स जो सोसाइटी का दिखता था, उस पे किया अच्छा आदमी को ये प्रॉब्लम्स है, बच्चे पढ़ नहीं पा हुँ। रहे हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने ये काम आपकी स्टार्ट कर जनरल दिया। ऑब्जर्वेशन थी। हाँ, हुँ, और मुझे उस समय ये नहीं पता था कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, क्योंकि आफ्टर 12th आप आते हैं विश्वविद्यालय में, और हुँ, बहुत मैं एक्टिव रहता हूँ यूनिवर्सिटी में। और मैं यूनिवर्सिटी में गुजरात यूनिवर्सिटी में बिहार का बच्चा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है, जो हुँ, इलेक्शंस होता है कम्युनिटी का, स्टूडेंट कम्युनिटी का। तो वो सब चीज़ों से एक फ्रेम मिलता है कि आप सोच सकते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। गाँव से आप आते हैं, किसी से केंद्रीय विश्वविद्यालय का इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं। हुँ, वहाँ आपके बहुत सारे सीनियर हैं, जूनियर, तो वहाँ से जो एक आपके अंदर जो पोटेंशियल डेवलप होता है, वो कहीं हुँ, न कहीं राष्ट्र सेवा करने के लिए अग्रसर वो आगे बढ़ाता है।
और वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। ऑर्गेनाइजेशनल वे में तो नहीं, मगर लोगों के सर्विस करना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ से शुरू हाँ, बेसिकली हो और जाती है। उसके बाद हम पौंडीचेरी जाते हैं और हुँ। पौंडीचेरी में हम लोग एक अच्छा ग्रुप डेवलप होता है। पहली तो बात होती है कि पौंडीचेरी में बिहार का फेस्ट स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे बिहार जागृति एक जैसा फंक्शंस करते हैं, जहाँ बिहार की अपनी कल्चर है, मिथिला की अपनी कल्चर है, मगही की अपनी कल्चर है। बिहार किस लिए जाना जाता है, लिटरेचर फॉर्म में क्या है, ये सब चीज़ों को लेकर काम स्टार्ट किया। हुँ। और 2016 में धरती इंटरनेशनल फाउंडेशंस का शुरुआत किया। वो हुँ। कुछ दोस्त थे, उनके साथ मिलकर इसकी शुरुआत हुई। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दे स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन। हुँ, हुँ। तो और उसके बाद फिर लगा कि अब काम जो है वो अलग-अलग सेक्टर में करना है, मगर मुझे जब भी मैं पढ़ रहा था बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल स्टडीज, आई एम टोटली डेडिकेटेड फॉर एनवायरमेंटल हुँ, कंजर्वेशन। हुँ। अब मुझे ये पता नहीं कि जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है उसके लिए मैं क्यों, तो ये मेरा सब्जेक्ट नहीं, ये हमारा जीवन है। या अगर आप जीवन के लिए नहीं सोचते हैं, आने वाले पीढ़ी के लिए नहीं सोचते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि पढ़ने का कोई मतलब है। तो धरती फाउंडेशन को शुरू करने के पीछे आपका मेन, मैं अगर बोलूँ कि एक मोटो है मेरा, कि कोई भी काम हम शुरू करते हैं एक मोटो के साथ शुरू करते हैं, या लॉन्ग टर्म विजन आपका है, तो वो लॉन्ग टर्म विजन आपका क्या है धरती फाउंडेशन के पीछे? देखिए, धरती फाउंडेशन टोटली डेडिकेटेड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ओके। ये क्लाइमेट चेंज को लेकर, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर, वाटर बॉडी रिस्टोरेशंस को लेकर, वाटर हुँ। क्राइसिस इंडिया में बहुत है। उसके अलावा आप बात जब करते हैं भारत की, तो आप एग्रीकल्चर फील्ड की बात करते हैं। तो ये सारे चीज़ का एक समृद्ध विकास को लेकर धरती अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन काम कर रही है। हुँ। मैं सिर्फ़ ये बात नहीं कहूँगा कि हमारा मोटो सिर्फ़ है कि हम पानी, जल को लेकर काम करें, मगर जल से जुड़े व्यक्ति हैं, उनका क्या होगा? हुँ। जो जल से जुड़ी कृषि है, उसका क्या होगा? तो मेरे पास जो एक तरीका है काम करने का, या हमारे ग्रुप्स हैं, वो बहुत ऑक्टोपस यूनिफाइड हैं कि हमें इंडियन एग्रीकल्चर्स हो, रूरल जो सिनेरियो है उसकी इकोनॉमिक कैसे डेवलप हुँ, हो, हुँ। फार्मर का सिचुएशंस क्या, यंगस्टर किस तरह इन्वॉल्व हो। तो एक पूरी तरह से इसका एक कंपोजिट फॉर्म है कि हम आज जो इन्वायरमेंट देख रहे हैं, आज पूरी दुनिया में बात हो रही है कि क्लाइमेट इज द पार्ट ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टो। हुँ। तो आप समझ सकते हैं कि आज ये इतनी बड़ी मुद्दा हो गई कि लेकिन मुझे क्लाइमेट के ऊपर कोई वोट नहीं दे रहा है, ऐसा क्योंकि जातिवाद दिख रहा है कि जाति के ऊपर वोट दिए जा रहे हैं, है ना? है ना? कोई सोशल रिलीजियस बेस के ऊपर आपको वोट दिए जा रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट के ऊपर वोटिंग नहीं करते हैं, मतलब उसको एक मुद्दा लेकर के नहीं आते हैं सामने में पॉलिटिकली नहीं, कुछ। अभी तक क्या था कि हम जब 21st सेंचुरी को देखते हैं, हम्म। मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ कि 16th सेंचुरी के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, तब हम्म। से नेचर डिक्लाइन होना स्टार्ट कर दिया। हम्म। अंग्रेज आए, उन्होंने रेलवे को डेवलप किया, रेलवे से डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हुआ, हम्म। फिर रिसोर्सेज को अलग अलग तरीकों से उन्होंने अपना इनपुट दिया और उससे जो भी बेनिफिट हुआ वो आउटपुट लेके चले गए। और वहां से एक रफ्तार स्टार्ट होता है, फिजिकल हैप्पीनेस, उसके बाद आप मेटलिस्टिक लाइफ, और उसके बाद हम त्राहिमाम चीज़ों पे एकदम चले जाते हैं। जंगलों को काटना स्टार्ट कर देते हैं, ह्यूमन सोसाइटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम करते हैं, बड़े-बड़े शहरों को बसाना स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ से फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। मानव प्रेडिकल था ही नहीं कि हमें हवा के लिए काम करना होगा, पानी के लिए। पहले क्या थे, आज भी अब अगर आप कुछ जगह जाएँ, आप हिमाचल जाएँ या आप उत्तराखंड जाएँ, तो हिमालय के स्प्रिंग से वो डायरेक्ट पानी निकालते हैं, पीते हैं। एक्वागार्ड की ज़रूरत नहीं है उन्हें और ना ही वो पंप करने की ज़रूरत है। मगर अब वहाँ भी स्प्रिंग डेड कर गए हैं। हिमाचल में बहुत वाटर बॉडीज़ समाप्त हो गए हैं, जो नेचुरल थे, जो पहाड़ के थ्रू आते थे। तो पहले आदमी कभी सोचा ही नहीं था कि पानी को भी मुझे खरीद के पीना है, पीना पड़ेगा। और आज आदमी ये भी नहीं सोच रहा है कि पानी को मैं क्यों खरीद रहा हूँ। ये हम्म। दोनों मुद्दा है। जिस देश, मैं इस बात को हमेशा रखता हूँ कि जिस देश में सरकार यहाँ तक सक्षम नहीं कि अपने देश के लोगों को पानी तक नहीं दे सकता है, पानी तक की व्यवस्था नहीं कर सकते, उस देश में हम विकसित भारत का कैसे बात करें। ये कंफ्यूजन हमारे साथ हमेशा रहता है कि हम अपने सिटीजन्स को शुद्ध जल नहीं पिला पाते, जी। और हम बात करते हैं कि हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे। भारत में ग्राउंड वाटर की क्या स्थिति है अभी फिलहाल 2022-25 भारत में बात करूं में तो? ग्राउंड वाटर की स्कार्सिटी है और बहुत ह्यूज लेवल पे है, क्योंकि भारत की सरकार और भारत की जनता, ये दोनों ऐसे लोग हैं कि जब तक किसी चीज को बर्बाद नहीं कर दे,
तब तक उसके बारे में नहीं हमारे पास सोचते। बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई जैसे कई सारे बैंगलोर ये तो एग्जांपल्स हैं। नॉर्मल है कि हमारे पास ये हम्म टेक्निकल डाटा आता है कि बैंगलोर चेन्नई बिकम कैप टाउन और बैंगलोर इज ऑन द वे। ऑन द वे, यस, दिल्ली का सेम सिचुएशन है। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी महानगर है सेम सिचुएशन है। महानगर की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, गाँव में 200 से 300 फीट नीचे वाटर टेबल है। तो ये सारे जगह का प्रॉब्लम्स है पूरी इंडिया का। आप वाटर मैप अभी तक उस तरह से डेवलप नहीं हुआ ताकि आपको सारा जानकारी पहले पता चला जाएगा। अब प्रॉब्लम्स क्या है कि वाटर को, ग्राउंड वाटर को यूज करने में भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे है। सबसे ज्यादा हम जो यूज करते हैं। भारत माना जाता है कि विश्व को एक अलग दृष्टि देता है, विश्व हम्म दृष्टि पे भारत बात करता है, और भारत खुद अपने आप में इस हम्म स्तर पे खत्म है कि आप सोच नहीं सकते हैं। 1000 किलोमीटर क्यूब हर साल ग्राउंड वाटर को यूज करता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये हाइड्रोलॉजी स्टडीज है कनाडा का वाटरलू यूनिवर्सिटी का। हम्म तो आप उस दौर में हैं जहां सिर्फ मरने के लिए आप तैयार रहिए, जहां तक मुझे लगता है। इसका सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि हम सस्टेनेबल लाइफ के लिए सोचे। हम्म हम सॉल्यूशन ये है कि ड्यूटी को समझे, ब्यूटी को कम, ड्यूटी को समझे। हम्म हम राइट्स पे बात करते हैं, ड्यूटीज पे बात नहीं करते हैं। हम नेचर के साथ नेचुरल वे में रहें। हमें वाटर को, वाटर कंजर्वेशन पे ध्यान दें। हमें वाटर बॉडी रिस्टोरेशन पे ध्यान देना है। नदी रिवर्स जो है 40% वाटर जो रिड्यूस कर रहा है। आप Most- पॉन्ड रिजुविनेशन की बात हाँ। करते हैं, आप धरती फाउंडेशन के हाँ। तहत पॉन्ड को रिजुविनेट करके उसको दोबारा देखिए, हाँ वो सही है कि आप ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे स्केल पे वाटर सेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, पॉन्ड, ये सब छोटे टास्क हैं। छोटे टास्क हैं। ये सिर्फ पॉलिश करने के लिए कि हम काम कर रहे हैं। मैं सीधा बता रहा हूं, पानी का जो स्रोत है उस स्रोत को आप बचाते हैं तभी आप वाटर के लिए काम कर पाएंगे। पानी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है कि आप जो नेचुरल प्रोसेस है, जो नेचर ने बनाया है, उसे हमें बचाना है। अब मैं बात करूं, आप कहीं बात कीजिए, पूरी भारत में आप बात कीजिए, दे आर टॉकिंग अबाउट द यमुना, दे आर टॉकिंग अबाउट द गंगा, दे आर टॉकिंग अबाउट द ब्रह्मपुत्रा। ऐसा नहीं है। भारत की जो गांवों है, गांवों तक छोटी छोटी नदियां जो है वो जुड़ के पहुंची है, जो इरिगेशन करती है। बिल्कुल। एंड गंगा रिवर 33% इंडियन एग्रीकल्चर को इरिगेशन प्रोवाइड करती है। वो छोटी छोटी नदियां जो गंगा से कनेक्ट होके गांवों में गई, बनारस से कनेक्ट होके गांव में गई, पटना से कनेक्ट होके गांव में गई, पुनपुन रिवर्स गई, जहानाबाद गई, ये ऐसी तमाम जगह जो है छोटे छोटे रिवर जब कनेक्टेड हुए, जी, ट्रिब्यूटरी आप जो रिवर बोलते हैं, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। वो चाहे आप भारत के किसी क्षेत्र को ले लीजिए, वो चाहे आप कावेरी को ले लीजिए, वो चाहे झारखंड में ले लीजिए, वो ऐसी स्थिति है कि वो मर गई है पूरी तरह से। उसमें धारा प्रवाह ही नहीं आ रहा। अगर उस तरह से बरसात हुई तो कुछ दिनों के लिए आपको मिलेगा। स्टैग्नेट है बिल्कुल। हाँ, इसलिए रिवर को बचाना सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ वाटर रिस्टोरेशन पे, छोटे छोटे बडीज पे फोटोग्राफ्स भी करता हूँ। लोगों को बहुत पसंद भी आता है। नोएडा के बिल्डिंग के साथ फोटो भी दिखा देता हूँ, तो लोगों को लगता है वाटर का सॉल्यूशन। ये वाटर का सॉल्यूशन है, इट्स ओनली पॉलिश वेयर यू कैन मेक द पीपल, आप लोगों को मूर्ख बना सकते हैं। उसी के दौर में हम लोग काम कर रहे हैं। रियल फेज में जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जब हम वाटर की बात करते हैं, बहुत सारे टर्म्स आजकल चलन में आ गए हैं। वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, लेकिन एक टर्म है जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है और इसके बारे में जानकारी कम है। हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन की बात करते हैं। ये बहुत एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर प्रखर रूप से बात करना चाहिए। ये बेसिकली है कि जो जमीन के अंदर के पानी है वो प्रदूषित है। वो प्रदूषित हम कर भी रहे हैं। किसी तरह क्रोमियम से प्रदूषित है, तो आर्सेनिक है, कंटामिनेंटल कोई भी चीजें हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग प्रॉब्लम्स है। तो अभी धरती फाउंडेशन कानपुर, जो रनिया खान चांदपुर में क्रोमियम कंटामिनेटेड साइट में काम कर रही है, और IIT दिल्ली के साथ जुड़कर, तो हमें सफलता भी मिली। वहां की महिलाएं नियोन वाटर पी रही, क्रोमियम पूरी तरह क्रोमियम 6 वाटर, वो पूरी नियोन ग्रीन वाटर होता है अगर आप हैंडपंप चलाते हैं। 10 बच्चे जब पैदा होते हैं, 4 बच्चे मृत पाए जाते हैं। उनकी हेल्थ आप देखेंगे तो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ, हेल्थ कॉन्शियसनेस नहीं। तो नियोन के वजह से, नियोन हाँ, ग्रीन वो बेसिकली क्रोमियम की वजह से। तो हम लोग कार्य तो कर रहे हैं, मगर मैं अभी भी कह रहा हूँ उन साइंटिस्टों को जो इन्वॉल्व हैं, उन एक्टिविस्टों को जो इन्वॉल्व हैं इस क्षेत्र में,
कभी भी किसी को खुश करने के लिए काम नहीं कीजिए कि मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बात करूंगा, मैं पब्लिक के अगेंस्ट में नहीं। जहां जो प्रॉब्लम्स हैं, क्रिटिकल सिचुएशंस है, सिचुएशन से कैसे फाइट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट सॉल्यूशन क्या हो क्या सकता हो है, सकता है? इस पे आप बात कीजिए। एब्स्ट्रैक्ट वे में नहीं बात कीजिए कि मैं आपको भी खुश कर दूं, उनको भी खुश कर दूं, स्टेक होल्डर भी खुश हो जाए, सीएसआर जो दिए हैं वो भी खुश हो जाए, ये नहीं होगा। और ज़्यादातर सीएसआर एक्टिविटीज़ के तहत ये सारी चीज़ें की जाती हैं, फिर वापस से नहीं, बंद हो जाता अभी है तो चैप्टर। गवर्नमेंट बहुत अच्छे से इसमें इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भी इन्वॉल्व है और इसके लिए स्पेशलाइज्ड मिनिस्ट्री को डेवलप किया गया है। अच्छा। तो ऐसी बात नहीं है कि कंपनीज और तमाम आप जो भी हैं, जो भी इन्वॉल्व है, मेरे कहने का एक ही मकसद है कि ऑनेस्टी के साथ काम होना चाहिए और ट्रूथ को ट्रूथ बचाने की जरूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आती है कि ये स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है? ठीक है। आपने पौंडीचेरी की बात की, आप वहाँ से आए हैं, तो क्योंकि वो समुद्र के से घिरा हुआ है, वो लैंडलॉक्ड है, सॉरी सी लॉक्ड है, हाँ, तो वहाँ पे फ्रेश वाटर का सोर्स क्या है वहाँ पे? आप क्या फ्रेश वाटर कैसे यूज़ कर रहे हैं? देखिए पौंडीचेरी में क्या है कि समुद्र के किनारे हम लोग हैं, हुँ, तो वहाँ पे वाटर को के प्यूरिफाई लोग करते हैं। बेसिकली ज़्यादातर मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्टेड वाटर होता है वहाँ। ट्रांसपोर्टेड वाटर होता है। हाँ, क्या स मैं ये पूछना चाह रहा था कि सलाइन वाटर है, उसको हम ट्रीट करके पीने लायक पानी बनाते हैं, क्या वो बड़े स्केल पर आप क्या उसकी देखते हैं, बड़े फिज़िबिलिटी उसकी स्केल क्या पे अभी देखते हो? उसको सक्सेस नहीं माना जा रहा है कि क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत बहुत इफेक्टिव हाई है, है। बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। हुँ, वो अभी पब्लिक डोमेन में लाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, मगर उस हुँ, पे काम बहुत सारे साइंटिस्ट कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि जब मोदी जी और वहाँ के आपके वो आए थे जब इज़राइल हुँ, के हुँ, हुँ, तो उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट करके उनकी टीम दिखाई थी और वो हुँ, पानी भी पिए थे। मगर वो चीज़ पब्लिक डोमेन में लाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट। हम आज राजधानी दिल्ली में बैठे हैं हुँ, और एक बहुत ही प्रमुख नदी हमारे यहाँ से निकल कर जाती हुँ, है, यमुना जिसे कहते हैं। हुँ, और भी रिलीजियस बिलीफ के साथ जुड़ी हुई हमारी और भी नदियाँ हैं, हुँ, गंगा जैसे, हुँ, और कई सारे मुहिम चलाए जाते हैं हुँ, गंगा अभियान के तहत बहुत सारी हुँ, गंगा हुँ। को साफ करने के लिए नमामि गंगे नमामि हुँ, गंगे हुँ, जैसे हुँ, स्कीम्स हैं, हुँ, यमुना को हम मुहिम चलाते हैं यमुना को हुँ, साफ करने हुँ, की। ये मुहिम किस हद तक भारत में सक्सेसफुल रही हैं, या क्या हम इसको पूरी तरीके से रिवर्स कर सकते हैं? हुँ। ये देखिए जनसंचार का माध्यम है, जिससे लोगों के पास ये चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है कि हम हुँ, काम कर रहे हैं। मगर ये सक्सेस बहुत अच्छे लेवल पे नहीं मिल नहीं रहा। है। आप देखिए सक्सेस नहीं मिलने का 2-3 कारण बहुत ज़रूरी है। मैंने एक बात कहा कि हमें ईमानदार होने की ज़रूरत है। हुँ, मैं क्या बोला कि कंपनी अगर कहीं इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश होती है, तो एस्टेब्लिश होने की प्रोसेस में जो-जो उसको ज़रूरत है, वो हुँ, चीज़ों को फ़ॉलो कर लेती है। मगर जब एस्टेब्लिश हो जाती है, तो वो भूल जाता है कि हमें प्रोसेस क्या करना है। हुँ, फिर वो मूव ऑन नहीं करता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स है। अब आप मैं बता रहा हूँ कि सॉलिड वेस्ट को आप रिवर में डायरेक्ट बहा देंगे। हुँ, ये अधिकार आपको किसने दिया? ये अधिकार सरकार का भी नहीं। ये राइट्स हुँ, कि आप नदी को डायरेक्ट पॉल्यूटेड किए। और मैं कहा कि आप यमुना को इस लेवल पे बना दिए हैं, हिंडन रिवर को इस लेवल पे बना दिए कि वाटर में ऑक्सीजन ही नहीं, इज़ अ डेड। तो आप देश की राजधानी में हैं, जहाँ पूरी हुँ, भारत के लोग रहता है, जहाँ हुँ, तमाम पैसे हैं, इकोनॉमिकली लेवल पे भी कम नहीं, वहाँ आपके पास सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन नहीं है। हुँ, और यहाँ की एक पॉलिटिकल माइंड सेटअप है कि किसी चीज़ को बर्बाद करने की पूरा तरीका उनके पास है। कहीं हुँ, मैं वाटर को ऐसे फ्री प्रोवाइड कर दूँगा, कहीं मैं वाटर ही नहीं प्रोवाइड करूँगा। तो जो एक मॉनिटरिंग प्रोसेस है सस्टेनेबल तरीके का, वो अप्रोच को वो अपनाने अप्रोच की नहीं है। ज़रूरत है। हाँ, यहाँ हर कोई पार्टी अपनी बेनिफिट्स के लिए रिसोर्सेज़ के साथ अलग-अलग तरीके का अपना गेम खेलता गेम है। खेल रहा है। ये करने की ज़रूर आपको तरीके से नेचर के साथ रहना होगा और हुँ, नेचर को कोई भी गवर्नमेंट आती है, उसे उसकी जो अपनी पैरामीटर है, उसके साथ चलकर काम करना होगा। और मैं बताया कि यमुना तो पूरी पॉल्यूटेड हो चुकी है। हुँ, और ये सब ऐसे रिवर हैं यमुना, गंगा जहाँ की बड़े लेवल पे पैसे खर्च हुए 20,000 करोड़, 21,000 करोड़ इस लेवल पे और इस पे हज़ार रिसर्च चल रहे हैं। आप जब इस पे आप देखेंगे, आप तो पेपर जब पढ़ेंगे, आप तमाम मैगज़ीन्स में हैं, आर्टिकल्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिकेशन है। मैं एक हुँ, बात फिर बोलता हूँ कि साइंटिस्टों को ये सोचना होगा कि हुँ, सॉल्यूशन पेपर पब्लिकेशन में है।
या ग्राउंड लेवल पे बदलाव भी लाने में। लाने पड़ेंगे। सिर्फ लैब में डेवलपमेंट होना से सॉल्यूशंस होगा, उसे पब्लिक डोमेन में लाने से होगा। और अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सभी के बीच एक कन्फ्लिक्ट है कि साइंटिस्ट अपने तरीके से सोचता है, कॉमन पीपल अपने तरीके से सोचता है, एक्टिविस्ट अपने तरीके से सोचता है और स्टेक होल्डर अपने तरीके से सोचते हैं, जो फंडिंग एजेंसीज है। मगर धरती फाउंडेशन इस पहल पे काम कर रही है कि हम सभी के साथ मिलकर, साइंटिस्ट के साथ साइंटिफिक बात करें, पब्लिक के साथ पब्लिक डोमेन में बात करें कि कैसे एक्सेप्टेबल हो, और एक अच्छी विचार के साथ इस दिशा में कार्य को आगे बढ़ाएं। आप बात करते हैं, आप 500 करोड़ पेड़ लगाने की बात करते हैं धरती फाउंडेशन के तहत, आपका ये बयान आता रहता है कई बार, वो आप कैसे देखते हैं, इसको कैसे पूरा करेंगे? हाँ, ये जब मैं जब आज से 2 साल 3 साल पहले से कोविड के समय ही मैंने इसकी शुरुआत कर दी। और उस समय ये हुआ कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, अलग-अलग क्षेत्र में, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने कहा हाउ इट इज़ पॉसिबल? बिल्कुल, 500 करोड़ बहुत वृक्ष बड़ा नंबर लगाना है। कैसे पॉसिबल है? तो मैं कहा कि जब आदमी मरता है तो सब चीज़ करता है। और भारत उस दौर में है जहाँ पूरी तरह से जो हमारी जैविक गतिविधि है उसको समाप्त कर चुके हैं। जब कोविड आया तो एक दिन में सरकार ने 1 करोड़ टीकाकरण किया वैक्सीनेशन का। तो मैं कहा कि प्लांट क्यों नहीं, जिससे जीवन है वो क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। धरती फाउंडेशन उस पहल में कर रही है और भारत जाना जाता है विश्व को एक नया तस्वीर देने में। तो हमारी ये बहुत अच्छे से प्लान वे में है कि 2025 से हम भारत की जो नेशनल हाईवे है वहां पे धरती नर्सरी को सेटअप करेंगे और हर 100 किलोमीटर पे हमारा नर्सरी पॉइंट होगा, जो 1 लाख पब्लिक को एक नर्सरी पॉइंट और फार्मर रिसर्च सेंटर वो कनेक्ट करेगा। और हम कॉमन मासेस के साथ मिलकर प्लांटेशन ड्राइव को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूं कि नर्सरी क्यों जरूरी है। भारत में भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वृक्षारोपण में, वो प्रॉब्लम है कि हम स्टैंडर्ड साइज प्लांटेशन नहीं करते। हम बेबी प्लांट्स को प्लांट कर देते हैं, कितने छोटे सैपलिंग को हम प्लांट कर दिए रोड के सामने। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि हम प्लांट को मिनिमम 5 फीट मैक्सिमम 15 से 20 फीट तक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि नर्सरी में हम बकेट में कैसे रख सकते हैं। और उस प्लांट को जब हम लगाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस देगा। और इस प्लांट की देखभाल कौन करेगा? इस प्लांट को देखभाल करनी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नर्सरी जो है वो कॉमर्शियल मूव होगा, जहां पे पैसे भी आएंगे, लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा और लोगों को जब बेनिफिट आप देंगे। आप सिर्फ भाषणों के तौर पे नहीं ये काम कर सकते हैं कि आप केयर कर लीजिए, हर एक आदमी एक पेड़ को केयर कर लेगा, ये सब चीज आप सिर्फ बोल सकते हैं। ये सब चीजें से बदलाव नहीं आती। ये चीज ठीक है, आप छोटे स्तर पे 10 पेड़ 5 पेड़ आप 500 करोड़ पैसे नहीं लगा सकते। बिल्कुल। तो मैं इसीलिए उसकी पूरी इकोनॉमिकल मॉडल रेडी किया हूँ। वो नॉन प्रॉफिट ही होगा, मगर जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनकी एक अच्छी सैलरी होगी। और मैं तो कहता हूँ कि भारत में मैं उस दौर को देखना चाहता हूँ, जो आदमी खेती करता है उसकी सैलरी पैकेज भी 1 लाख होनी चाहिए पर मंथ का। मैं ये चाहता हूँ भारत उस दौर में हो जहां जो दिल्ली में बैठकर एक कमरे में जब जिनकी प्लेसमेंट 1 करोड़ की हो सकती है, तो जो किसान 100 बीघा 150 बीघा और जो जीवन पे काम कर रहा है उसकी सैलरी क्यों नहीं करोड़ों में हो सकती? मैं उस दौर में भी काम, और यही सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है। मेरा मुद्दा यही है कि जो भारत की इकोनॉमी है, जो अंडर द हैंड ऑफ ओनली 10% पीपल, और उसी का मास ऑफ एलिगेशन उसी को कहते हैं, वही पैसे को डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि वो सारे लोग। मैं क्या बोला कि भारत का कोई भी बिजनेसमैन युवाओं को लेकर नहीं काम किया, वो टाटा हो चाहे अंबानी हो चाहे जो भी हो, ये युवाओं को जॉब दी। इन्होंने युवाओं को आगे नहीं बढ़ाया कि आपके पास एक प्लान है तो आप थिंक टैंक के तहत एक आगे अपना बेस बनाइए और आगे बढ़िए, नहीं, इन्होंने लोगों को लेबर बनाया। तो ये भारत को बदलने के लिए हम प्रधानमंत्री इस पे बात करते हैं, और अभी स्टार्टअप के थ्रू बहुत सारी चीजें में बदलाव आया। और आप ऐसे ऐसे लोग को देखे हैं जो गांव में था वो आज बहुत फॉरेक्स में है। तो हमें उस दौर में जाना है, और मैं सिर्फ वो भावुक नहीं हूं कि मैं एक्टिविस्ट हूं और मुझे गांधी जैसा झोला टांगना है और मुझे ये करना है। मैं एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और भारत में जो पर्यावरण के दृष्टि से जो समस्याएं, कृषि की दृष्टि से जो समस्याएं, सारी समस्याओं पे मैं काम कर रहा हूँ। दिल्ली में आप अभी आए होंगे यहाँ तक भी, हमारे स्टूडियो तक, तो आपने देखा होगा कि जो हवा हमारे चेहरे पे आकर लग रही है वो किसी अंगारे की तरह फील होती है। ये जो स्थिति हो गई आज वायुमंडल की, इतनी गर्म
मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हवा भी हम झेलने के लिए मुँह पर कुछ यूज़ करते हैं, डायरेक्ट हम वो भी नहीं झेल सकते। क्या आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है इसके पीछे? देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, ये दो लोग मैं बोला ना कि साइंटिस्ट और हुँ, गवर्नमेंट, ये दो लोग अगर एक दूसरे को खुश करने के लिए काम नहीं तब करेंगे, मैनिपुलेट नहीं करें, ये क्या करते हैं, पब्लिक को मैनिपुलेट कर देते हैं हुँ, और ये दिखा देते हैं कि हमने इस काम को कर दिया। ये कभी भी आकर खुलकर बात नहीं कर सकते कि किसकी क्या प्रॉब्लम्स है। मैं अभी रोडवेज का बात किया, वो हुँ, आप पॉल्यूटेड जो है जो आप डंपिंग यार्ड में जो वेस्ट रखा हुआ है, वो पूरी पॉल्यूटेड वेस्ट है, उसको आप रोड में डाल दिए हुँ, और कहें कि मैं कचरा से रोड बना दिया। हुँ, उससे उसकी जो बाद में क्या हुआ, बरसात हुई, वो ब्लीचिंग होके वो ग्राउंड वाटर कंटामिनेटेड जोन बन गया और आप एक तरफ टीवी पे बोल रहे हैं कि मैं तो कचरा से रोड बना दिया। हुँ, ये बात युवाओं को करना होगा कि आप मिनिस्टर्स हैं चाहे जो भी हैं, अगर देश के साथ वो गद्दारी है कि वहां के 25 किलोमीटर 100 किलोमीटर के रेडियस में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मर रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हुँ, आप वहां जाते हैं तो आप पानी को छूते नहीं, आपको शर्म नहीं आता और इस तरह की एक्टिविटीज को आगे बढ़ाते और मैं कहते हैं लोग कि मैं देश का कल्याण कर रहा हूँ। हुँ, मैं बहुत सारे साइट में विजिट करता हूँ, वहां पे लोगों से मिलते नहीं, लोगों से बात नहीं लोग करते, बहुत सारे ऐसे मैं चीजों को देखा हूँ। तो ये चीजें नहीं पसंद। और मैं एक चीज बोला कि सत्य को सत्य बोलने की हुँ, कला ही भारत है। और अगर भारत आज क्या है, सत्य को सत्य नहीं बोल रहा है, गलत को गलत नहीं बोल रहा है, और इस रीजन के साथ आज हम इस फेज में आए, क्योंकि साइंटिस्टों को तो पहले आज आईआईटी नहीं खुला, आज जेएनयू नहीं खुला, आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं खुले, ये तो क्लाइमेट चेंज बहुत पहले से लोगों को पता है। मार्केटिंग बेस्ड जब तक चीजें चलेंगी हुँ, हुँ, तब तक प्रॉब्लम्स है। ओके। ये आज नहीं इन सिचुएशन खोली कि हमें आज पता है कि एयर इंडेक्स इस तरह से, एयर क्वालिटी इस तरह से, बहुत पहले से हम जान रहे हैं। इस पे काम नहीं हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ड्यूटी लेस हैं। ये सबसे बड़ी इश्यूज है कि हमें ऑथेंटिक वे में तरीके से आके काम करने की जरूरत है। जहां सही वहां सही कहने की जरूरत है और जहां गलत है वहां गलत कहने की जरूरत है, और यही प्रॉब्लम इस चीज को आगे बढ़ा रहा है। आपको क्या लगता है अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले, मैं बात करूंगा 2-4 साल हम्म, पहले, एक स्कीम लेकर आई थी, ऑड इवन व्हीकल हाँ स्कीम लेकर आई थी। आपको क्या लगता है ऐसे कुछ स्कीम्स कितने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल देखिए करने के लिए? आपने खुद देख लिया, हुँ, हम लोग उस एज से आते हैं कि सारी चीजों को इन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशन अप्लाई किया। कभी इन्होंने ऑक्सीजन टावर लगा दिए, ये क्लाउड सीडिंग प्लांट नहीं करके। लगा पाए, हुँ, इनको ऑक्सीजन टावर के लिए फंड हो गया। ये जो बगल में नाले बह रहे हैं, इस नाले को ठीक नहीं कर पाए, हुँ, इन्होंने ओड इवेंट को ले आया। हुँ, प्रॉब्लम्स ये है कि हम अचानक किसी चीज के बारे में सोचेंगे तो सफलता नहीं होगी। हमें एक सस्टेनेबल लॉन्ग वे में सोचना होगा, लॉन्ग लाइफ। हुँ, हमें एक तरीके से चीजों पे सोचना होगा। भारत में मैं एक चीज फिर बोला कि डेमोक्रेसी है, 5 साल में सरकार आती है, 5 साल में सरकार जाती है, हुँ, और ये पॉलिटिकल सिस्टम उसी पे काम करती है कि सरकार आएगी कैसे और सरकार जाएगी जाएगी कैसे, कैसे? और इसी के हुँ, कारण आज ये बड़ी समस्या हमारे साथ है। हुँ। मैं बहुत सिंपल बात बोल रहा हूं, मगर आप इसमें क्लियर हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ है। भारत में पॉलिसी मेकिंग का कितना रोल है इन सब को लेकर? मतलब पॉलिसीज़ अवेलेबल हैं या पॉलिसीज़ नहीं है हमारे पास कोई मेजरली, अगर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को लेकर हम डील कर रहे हैं तो? देखिए, मैं पॉलिसी के बीच डिक्टेटरशिप को समाप्त कर दिया जाए। हुँ, भारत में जो भी काम करने वाले लोग हैं, हुँ, छोटे से बड़े स्तर पे, उनको छोटे-छोटे स्केल पे आप फंडिंग कीजिए। जो बड़े लोग हैं, बड़े स्केल पे कीजिए। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क होगा, सॉल्यूशंस है। अगर ये वर्क किसी खास लोगों के लिए तय करेगी सिस्टम को, मैं हुँ, बोला कि कोई पॉन्ड मैन बन गया, कोई वाटर मैन बन गया, कोई फॉरेस्ट मैन बन गया, तो ये प्रॉब्लम है देश में। हुँ, भारत का आदमी भारतीय हो, इससे ज़्यादा कुछ बनने की ज़रूरत नहीं। हुँ, चाहे वो राजेंद्र बाबू हों, चाहे और लोग हों, या अभी हुँ, कोई सोलर मैन ऑफ इंडिया बन गए हैं। हुँ, तो ऐसे लोगों से ये चीज़ें क्या आते हैं, और समस्याएँ, एक तो बढ़ते समस्या हैं। क्लाइमेट का, और हुँ, एक बार क्लाइमेट के बीच काम करने वाले वो एक समस्या है। हुँ, तो दोनों का निदान और डिफ़िकल्ट हो रहा बिल्कुल, है। एक बिल्कुल। समस्या ठीक है कि हवा की प्रॉब्लम्स हैं, एक समस्या है पानी की समस्या। पानी पे काम करने वाले लोग भी एक समस्या बन जा रहे हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस का समस्या है, और एक दूसरे के बीच उनकी आदान-प्रदान प्रतिक्रिया सही नहीं, एक्शन सही नहीं, हुँ, तो वो सब भी कहीं न कहीं घातक है हमारे लिए। हुँ, और मैं एक चीज़ खुल के बताता हूँ, सारे चीज़ का सॉल्यूशंस यही है कि डिस्ट्रीब्यूटेड चीज़ें होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज़्ड होनी चाहिए डिसेंट्रलाइज़ेशन चीज़। होनी चाहिए। हुँ।
आपको मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से, मतलब मैं पूछना भी चाह रहा था, ये आपने तिलक लगाया हुआ है सर पे, मतलब इसके पीछे आपका कोई बिलीफ है या कोई पर्टिकुलर रीज़न जो आप इसको कैरी देखिए, करके चलते फेथ हैं? एंड बिलीफ से ही जीवन चलता है हुँ, और ये हमारा अपना एक संस्कृति है। भारत विश्व का सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में से सभ्यता एक है। है और हम वहाँ से आते हैं और हुँ। हमें उसी चीज़ को याद करना है कि मेसोपोटामिया और सिंधु में किस तरह वाटर शेड मैनेजमेंट था, किस तरह कुएँ को लेकर कॉन्सेप्ट था, किस तरह वाटर को अ, प्यूरिफाई करने का आज भी अगर कॉन्सेप्ट था। ड्रेनेज सिस्टम का एग्ज़ाम्पल हुँ, देते हैं ना, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हाँ। एग्ज़ाम्पल दिया हुँ, जाता है कि हुँ, वहाँ की ड्रेनेज सिस्टम हुँ, व्यवस्था अभी भी हुँ। जाकर देखें, तो इतनी दृढ़ थी कि उनका देखकर लगता नहीं है कि वो सबसे पहली सभ्यताओं में अभी से मैं एक है। पढ़ रहा था कुछ बुक एनआईएच का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी का और उन्होंने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को लेकर एक बुक लिखा। हालाँकि आप अपने नाम के पीछे कवि लगाते हैं, तो कहाँ तक ये वैलिड है? क्योंकि अभी आपने लिखा, आपकी कोई वीडियोज़ ऐसी नहीं आती कि जिसमें आपने कुछ अपना लिखा हुआ सुनाया हो। आपने अगर कुछ पहले कभी लिखा हो, तो वो एक बार ज़रूर हम लोगों को सुनाएँ, तो मैं काफ़ी कविताएँ लिखता भी था और मेरी कविताएँ हमेशा वो गाँव के लिए समर्पित रहा है एक कोई अगर एक सुना कि दें आप। बहुत सारे हमने लिखा, एक तो युवाओं के लिए लिखा था हुँ, और एक मैं लिखा था कि आज की जो जिस तरह से लोग हैं, तो मैं तो मंच को मैं छोड़ा और मैं सोचा कि देश में जो सबसे महत्व इस फील्ड में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं हुँ, और मेरा कभी भी किसी काम को करने का तरीका पैसे से नहीं जुड़ा। हुँ, इसलिए हमने इस चीज़ को प्रगति मैदान के मंच पे बोला कि मैं दुनिया में आया हूँ, दुनिया का शुक्रगुज़ार हूँ मैं बाज़ार में बिकने वाला नहीं, बाज़ार का दवेदार हूँ। हुँ, और देश के तमाम बड़े कवि थे। तो मैंने इस तरह से तमाम कविताएँ लिखा और एक गाँव पे एक है कि आज की जो परिवेश है और जिसमें युवा पीढ़ी जो है अपने बिल्डर्स को नहीं समझ रहे, अपने माता-पिता को नहीं समझ रहे। क्या स्थिति है उस पे मैंने लिखा था कि बूढ़ा खेत जोतता है 80 के उमरिया में, जेठ के दुपहरिया में, गन्ना के कियरिया में, बूढ़ा खेत जोतता है। घर में जवान बेटा खाट लेट सोता है, बूढ़ा खेत जोतता है। हुँ, 80 के उमरिया में, जेठ के दुपहरिया में, गन्ना के कियरिया में, बूढ़ा खेत जोतता हुँ, है। बूढ़ा जब खेत से घर को लौटता है, बेटे को समझाने का अक्सर प्रयास करता है। वो मानता नहीं है, बाप पे बिगड़ता है, लड़ता है, झगड़ता है, फिर टूट पड़ता है। हुँ, बूढ़ा हुँ, खेत हुँ, जोतता वाह! है। बूढ़े की उम्र भी अब बढ़ती जा रही है, उत्तराधिकारी से उसको डर लग रहा है। हुँ, हुँ, बूढ़ा खेत जोतता है। तो वाह! ये समस्याएँ हैं आज का समाज में हुँ, कि हम अपनी सभ्यता में जो एक माइंडसेट अब था कि हमें कैसे बुजुर्गों को कदर करना है, कैसे अपनी संस्कृति को समझना है, ये चीज़ से हम दूर जा रहे हैं। हुँ। इसको जोड़े रखने का, इसके कोई अगर आप 1-2 उपाय बता दें जिससे हम इससे जुड़े रहें, और साथ में पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी कुछ 2-3 उपाय अगर आप ऐसे बता दें जो सभी कोई फॉलो कर सकते हैं। आज देखिए, मैं एक चीज़ लोगों को बताता हूँ कि आप अपने जन्म दिवस को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएँ। अच्छा। आप जन्म दिवस पे वृक्षारोपण करें और हुँ, धरती इंटरनेशनल फाउंडेशन अपनी सारी मेंबर्स को हुँ, यही कहती है कि आप अपने जन्म दिवस में धरती फाउंडेशन को कंट्रीब्यूट करें और प्लांटेशन ड्राइव को आगे बढ़ाएं। जीवन में आप तमाम बिजी हैं, अलग-अलग चीज़ों में व्यस्त हैं, तो आपके पास एक अच्छा दिन होता है। उस दिन को अनमोल रत्न जैसा उपयोग करें हुँ, और इसके लिए धरती अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हमेशा आपके लिए तैयार है। अगर आप शहर में हैं, वृक्षारोपण नहीं कर पा रहे, तो हमारी रैपिड टीम है, वो देश के विभिन्न हिस्से में है और वो इस पे कार्य करती है। हुँ, मैं 500 करोड़ वृक्षारोपण की जो रफ्तार है, इसी के साथ आगे हुँ। बढ़ा रहा हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि ये जो पूरी ड्राइव, प्लांटेशन ड्राइव हम कर रहे हैं, इस बीच में सबसे बड़ा आपके लिए मोटिवेशन क्या है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी तक आपने कौन-सी देखी है? देखिए, जब आप वृक्ष पे काम करते हैं, हुँ, पर्यावरण पे काम करते हैं, तो ये जीवन का कार्य है हुँ, और मुझे नहीं लगता कि ये डिफ़िकल्टीज़ है। देखिए, जो चीज़ आपकी चाहत है, उसके लिए आप काम करते हैं, वो डिफ़िकल्ट नहीं होता। बिल्कुल। वो स्ट्रेस नहीं होता है। और हुँ, मैं एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे लोग इंटरव्यू में बात करते हैं, मुझे ये समस्याएँ होती हैं, मैं वो सब चीज़ें से दूर हूँ। जब मैं कार्य कर रहा हूँ, तो समस्याओं का समाधान के लिए कार्य कर रहा हूँ। अब हुँ, मैं खुद ही समस्या बताऊँ, तो आने वाला पीढ़ी क्या समझेगा? इसलिए जब आप जिस क्षेत्र में निकल गए, अब युद्ध भूमि है हमारे लिए पर्यावरण और इस युद्ध युद्ध भूमि में मरना
है तो मरना है, कार्य करना है तो करना है, जो आएगा उसको देखना है और इसके लिए तनाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप एकदम आराम से रहें, खुशनसीब रहें कि आप ऐसे कार्य में जिससे एक जनमानस की जीवन जुड़ा हुआ है और लोगों के लिए जीवन पे कार्य करना, इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है? मुझे कई डॉक्टर से मिले तो उन्होंने इस बात को बताया कि निशान ठीक है, हम लोग डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, मगर आप उस पे कार्य कर रहे हैं जिससे लोग हॉस्पिटल ही नहीं पहुँचे। हाँ, क्योंकि अभी लिवर इन्फेक्शन की डिजीज़ बहुत हैं, किडनी की डिजीज़ बहुत हैं। ये सब कारण है कि वाटर्स का प्रॉब्लम, ये कारण है कि एयर्स का प्रॉब्लम, तो ये चीज़ें लोगों को अच्छा लगता इसमें है। फूड अडल्ट्रेशन भी बहुत बड़ा एक पार्ट बन जाता है हमारे पास। उसके ऊपर भी बहुत प्रखर रूप से बात करेंगे किसी और पॉडकास्ट में हाँ, ज़रूर। ज़रूर, ज़रूर। तो निशान जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपको। और हुँ, आपने हर हुँ, एक विषय पर बहुत ही बारीकी से आपने सारी हुँ। चीज़ों को एक्सप्लेन किया, कहाँ पे क्या समस्याएँ और किस तरीके से हमको डील करना चाहिए और किस तरीके से अपना रास्ता बनाना चाहिए हर जगह। ऐसा नहीं है कि हम कंप्लेन करेंगे हर चीज़ के लिए और हमको एक सॉल्यूशन लेकर आना है जिससे आने वाली पीढ़ी भी बोले कि कुछ काम करके गया है कोई और उनको भी एक प्रेरणा स्रोत मिले यहीं से, हमारे काम से ही। सो आपको बहुत-बहुत बधाई। उम, धरती इंटरनेशनल फाउंडेशन को बहुत-बहुत बधाई मेरे और मेरे पूरी टीम की तरफ से। और मैं एक चीज़ आपको कहूँगा कि बदलाव यही है जब एक युवा युवा का बात करे। हुँ, यही बदलाव है और यही चीज़ भारत में जितना ज़्यादा आएगा, हुँ, आप जितनी समस्या है उसका समाधान आप खुद खोज लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि पूरी दुनिया को चलाने वाला यही भारत के लोग हैं, चाहे वो एग्ज़ैक्टली। किसी भी क्षेत्र में आप बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। हम अग्रसर रूप से भारत को एक विश्व गुरु हुँ, बनाने के लिए काम कर रहे हैं और यही सारी चीज़ों से हम आगे तक लेकर जाएँगे और जहाँ तक 500 करोड़ के वृक्षारोपण की बात है और यही चीज़ एक ऐसी है जो हमको स्टैंड आउट करेगी, फिर से हम एक इतिहास रचेंगे और ज़ाहिर-सी बात है ऐसा क्योंकि होगा ही। क्योंकि वृक्ष बहुत सिंपल हुँ, टास्क है और सभी लोग जानते हैं कि वृक्ष कैसे लगाया जाता है। बिल्कुल, इसमें कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी की ज़रूरत नहीं है और इसीलिए मैंने इस अभियान को आगे बढ़ाया कि ये हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए ब्लड है। ब्लड। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको और आपकी टीम को और धरती फाउंडेशन के लिए। और जिन लोगों को भी धरती फाउंडेशन से जुड़ना है, मैं कमेंट में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स ज़रूर ऐड कर दूँगा। आप लोग जाएँ एक बार विज़िट करें। निशान जी का अपना इंस्टाग्राम चैनल है जहाँ पे वो आए दिन न्यू प्लांटेशन ड्राइव्स की अपडेट्स पोस्ट करते रहते हैं। पॉन्ड रिजुविनेशन साइट्स की डिटेल्स भेजते रहते हैं, उनके ऊपर काम किस तरीके से कर रहे हैं, वो चीज़ें सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। तो आप लोगों में से जो भी एनवायरनमेंट के लिए थोड़े से सजग हों और काम भी करना चाहते हो, वॉलंटियर भी करना चाहते हो, तो ज़रूर जुड़ें धरती फाउंडेशन के साथ। सो विद दीज़ वर्ड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।